हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, आपकी आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन तो फाइनल दौर में होगी ही, क्योंकि 28 को आपका एग्जामिनेशन है। उसके लिए हमने आपको, जैसे पहले हमने बोला था कि हम 5 मॉक टेस्ट फ्री आपको देंगे, उसके साथ साथ मिनी मॉक टेस्ट इन डिफरेंट टॉपिक्स। सो आई होप कि आपने ये सारे ट्राई किए होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास लगभग एक पूरा दिन बचा हुआ है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इनको ट्रैवल करते समय अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इनको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार डिफिकल्ट ज्यादा है तो इनको सीधे सबमिट कर दीजिए और उसके बाद उसका आंसर्स और ऑप्शंस जरूर देखिए। ओके, सो आज अपनी सीरीज में हम क्विकली डिस्कस करेंगे और काफी स्पीड से हम डिस्कस करेंगे MT4, जिसमें हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको लाइव भी कर सकता था, बट लाइव में बहुत ज्यादा टाइम जाता है एंड आई रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ योर टाइम। तो और लास्ट टाइम है, आपको भी क्विकली चाहिए, तो आप 2x में इसको देखेंगे तो ये और जल्दी आपका कवर हो जाएगा। और मेरा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कवर हो। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैव अप्रूव्ड फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइसेस ऑफ शुगर केन एज डैश रुपीज क्विंटल फॉर द शुगर सीजन 2023 एंड 24। तो पहले तो शुगर सीजन कहां से कहां तक होता है? सो शुगर सीजन जो होता है वो अक्टूबर 2023, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होता है, सितंबर में एंड होता है। अब इस बार कितना एफआरपी इसके लिए फिक्स किया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने भी कई बार डिस्कस किया। 315 रुपीज पर क्विंटल ये फिक्स किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है? द पीएम किसान एम्स टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ रुपीज डैश पर ईयर इन डैश मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2000 फॉर द फार्मर फैमिलीज सब्जेक्ट टू द सर्टेन एक्सक्लूजन रिलेटेड टू द हायर इनकम ग्रुप्स। तो हो सकता है कि आप सेकंड ऑप्शंस लगा दें और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल पेमेंट आपको मेंशन करना है। हो सकता है कि अभी आपको ना लग रहा हो, बट एग्जामिनेशन में हमसे ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 6000 रुपीज, क्योंकि जो पेमेंट है वो पूरे साल की पूछा गया है। और कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 रुपीज। तो इस लिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी गलती हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लिंचमैन लॉ, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट व्हाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल? जब हम एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल में जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस भी अगर हम कह सकें इसको, क्या परसेंटेज लॉस होता है पूछा है। बेसिकली आप सभी को होता है लिंडमैन्स का 10% का लॉ है, कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब कोई भी चीज जाती है या फिर दूसरी टॉपिक वाला पहली टॉपिक को कंज्यूम करता है, तो उसकी केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? मेटाबॉलिज्म से या फिर हीट की तरह लॉस्ट हो जाती है। अब हो सकता है कि लिंडमैन्स लॉ देख के आप 10% लगा दें, बट इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है जब एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल में जाते हैं, ना कि कितनी यूटिलाइज होती है या कितनी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 90% है। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर हैव जॉइंटली इनिशिएटेड द ट्रेनिंग ऑफ 50,000 कृषि सखी अंडर द DNRLM फॉर द प्रमोशन ऑफ, किसके प्रमोशन के लिए? ऑप्शन है पोल्ट्री, ऑर्गेनिक, नेचुरल, हैंडीक्राफ्ट या लाइव स्टॉक। आप देखेंगे अभी रिसेंटली किस पे ज्यादा फोकस है? नेचुरल फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी ज्यादा फोकस किस पे? नेचुरल फार्मिंग से। और DNRLM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DNRLM में भी आप देखेंगे तो कृषि सखी बनाई गई है, सिमिलरली ड्रोन सखीज बनाई गई है, ड्रोन दीदी भी उनको कहते हैं, बैंक सखी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाए गए हैं। ये सब उनके लिए है जो DNRLM के अंदर एसएचजीज बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर देयर टू बी टेस्टेड अंडर द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को टेस्ट किया जाना है? आपको पता होना चाहिए कि 12 पैरामीटर्स टोटल हैं, और इसमें 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और जो बचे हुए 3 हैं वो क्या है? फिजिकल पैरामीटर्स। और 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है और बोरोन है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ऑब्जेक्टिव पडलिंग इन पैडी? पैडी में क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? मिक्स द फर्टिलाइजर, ये तो कोई बात नहीं हुई। रिड्यूस द सॉइल इरोजन, ये भी नहीं। क्रिएट एन इम्परमेबल लेयर सो दैट कि जो वाटर का लॉस है वो मिनिमम हो सके। ना तो पर्कुलेशन, ना ही फिल्ट्रेशन और ना ही रन ऑफ, इसके लिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा वहां पर रिटेंशन रहे, इसलिए ये पडलिंग की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एनर्जी अमाउंट इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो फैट के ऑक्सीडेशन में हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हो सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। द पीरियड ओवर विच इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप इज कॉल्ड? क्या पूछा है कि
पूरा इरिगेशन वाटर जब भी हम किसी क्रॉप में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका बेस पीरियड, डेल्टा, ड्यूटी ऑफ वाटर, ग्राउंड ग्रॉस वाटर या फिर नन। इसका करेक्ट आंसर तो बेस पीरियड है। तो बेस पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ डेज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डेल्टा क्या है और ड्यूटी ऑफ वाटर क्या है। सो डेल्टा बेसिकली क्या होता है, ये डेप्थ ऑफ वाटर होती है जो हम पूरे इरिगेशन पीरियड में, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी इरिगेशन लगाते हैं उसकी जो डेप्थ है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ड्यूटी ऑफ वाटर बोलेंगे तो मतलब जो हमने वाटर यूज किया वो कितने हेक्टेयर को इरिगेट कर सकता था। तो इसको अगर आप देखेंगे, अगर इनकी यूनिट देखेंगे तो जो ड्यूटी ऑफ वाटर होती है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक में होती है, और साथ ही साथ जो डेल्टा होता है वो क्यूबिक पर सेंटीमीटर या मीटर में, या सॉरी डेप्थ, ये बेसिकली डेल्टा इज द डेप्थ, तो वो सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी। ओके, और ड्यूटी ऑफ द वाटर किस में होगी, हमारी हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में। और बेस पीरियड तो किस में होगा, क्योंकि टाइम है तो वो डेज में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तीनों चीज क्लियर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टोन्ड मिल्क शुड कंटेन मैक्सिमम सॉरी मिनिमम डैश परसेंट ऑफ फैट एंड मिनिमम डैश परसेंट ऑफ एसएनएफ। एसएनएफ क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट। तो कितना होना चाहिए, तो आप देखेंगे जो टोन्ड मिल्क की बात की गई है, डबल टोन्ड की भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे 3% इसका मिनिमम फैट परसेंट होता है और एसएनएफ 8.5%। रफेज कंटेन ग्रेटर देन, यहाँ पे ये जरूर देखिएगा सिंबल, कितना क्रूड फाइबर होता है और कितना से कम टीडीएन होता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 18 और 60 है। आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होंगी क्योंकि फीड एंड फॉडर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन कैटल। कैटल की कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, ऑप्शंस आर एफएमडी। तो एफएमडी कैसी है, ये तो वायरस डिजीज है। रिंडरपेस्ट कैसा है, ये भी वायरल डिजीज है। कॉक्सीडियोसिस कॉक्सीडियोसिस कैसी है, प्रोटोजोअन डिजीज है। एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज। और जो मिल्क फीवर है वो तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। The large amount of saliva secretion, rounded blisters-like vesicles appeared on the inner side of lips, gums, dental pad, palate and tongue. These symptoms appear in which disease? तो आप समझ ही गए पूरे कौन से माउथ पार्ट पे हैं। ओके, और लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीशन और साथ साथ ब्लिस्टर्स है राउंड, तो ये किस में होते हैं, एफएमडी में, फुट एंड माउथ डिजीज, माउथ के बारे में दिया हुआ है। Next question is, which of the following serve as an overwintering host for the maize dwarf mosaic virus? Maize dwarf mosaic virus का कौन overwintering host है? तो ये infected rhizome जो होते हैं जॉनसन ग्रास के, वो इसके overwintering host होते हैं। Next question है, which of the following IDM in integrated disease management measure is considered very useful and the feasible for poor farmers? जब very feasible poor farmers और single चीज बोला जाए जिसमें ज्यादा मैनेजमेंट ना करना पड़े तो उसके लिए एक ही आंसर होता है कि यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। हमको कुछ नहीं करना, हमको रेजिस्टेंट वैरायटी करना है ना। कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फंजीसाइड, केमिकल, भैया इतना कहां से गरीब आदमी लेकर आएगा ना, उसके लिए फीजिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डिफरेंस है करंट असेट और करंट लायबिलिटीज में ऑफ अ बिजनेस इज डिफाइंड एज। जो डिफरेंस होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो उन दोनों में डिफरेंस होगा वही हमारी वर्किंग कैपिटल होगी। ओके, The way projects are planned and carried out the sequence is often called the project cycle, है ना। जिस तरीके से हम काम करते हैं उसको प्रोजेक्ट साइकिल बोला जाता है। कौन सा सबसे क्रूशियल फेज होता है, ऑप्शन है कंसेप्शन, अप्रीजल, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई है, प्रोजेक्ट के साइकिल की, इनिशिएशन की बात नहीं की गई। अगर इनिशिएशन की बात होती तो सबसे पहले हम बोलते कि कंसेप्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन, बट यहाँ पे पूरी साइकिल की बात की गई है। तो उसमें होता है कि प्लानिंग के बाद जो हमें सबसे मेन चीज करनी है वो क्या है, इंप्लीमेंटेशन। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। देन लीन टू, इवन स्पैन, अनइवन स्पैन, रिज एंड फरोस और टूथ क्वेंसेट, ये किस टाइप के ग्रेन हाउसेज हैं, ये किसके बेसिस पे किया गया है, तो ये सब किसके बेसिस पे है, शेप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। What is the general thickness of a grain bed in case of thin layering, thin layer drying? अब आपको ड्राइंग करनी है वो भी थिन लेयर की। थिन लेयर ड्राइंग मतलब जब हम उसको धूप में सुखा रहे हैं या फिर ड्राइंग कर रहे हैं ग्रेन्स को, तो उसमें हम कितनी मैक्सिमम रख सकते हैं, तो ये अप टू मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर की हम लेयर बना सकते हैं ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोंटानॉल इज अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ट्राइकोंटानॉल कैसा नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको हम किससे लेते हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं, लूसन, बर्नसीम, रोज, चिकोरी, नन ऑफ द अबव। तो इसको हम अल्फा अल्फा से लेते हैं और अल्फा अल्फा को हम क्या बोलते हैं, लूसन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस क्रॉप प्रेफर द पीएच ऑफ स्लाइटली एसिडिक। एक ही ऑप्शन है इसमें और वही इसका सही आंसर है, स्लाइटली एसिडिक। तो 2 and 4 तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 4 to 6। ओके,
देन सीक्वेंशियल केमिकल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द सबमर्जेंस, यहीं पे कैच है इसका। सबमर्जेंस मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड पडलिंग इन अ राइस, कौन सा नहीं होगा? तो रिडक्शन तो होगा, कंसेंट्रेशन वाटर सोल्यूबल का भी कम हो जाएगा क्योंकि वाटर अवेलेबल है, रिडक्शन तो होगा ही, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा यहाँ पे। सिंपल, अगर बेसिक, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में भी ना जाए, बेसिक में समझे तो उससे भी आप इस टाइप से लॉजिक लगा सकते हैं। देन टीएमओ, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, हालांकि तो बहुत पुरानी चीज है क्योंकि अब इसके बाद तो नेशनल एनएफएसएम ऑयल सीड्स आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को चेंज हम कर देंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि 2007 में स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर ऑयल सीड, ऑयल पाम पर आजकल काफी वर्क किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1986 का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैट्स, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा प्रेजेंट में मिल्क प्रोडक्शन कंट्री का कितना है? तो करेक्ट आंसर है 230.58 मिलियन टन्स, और हमारी रैंक फर्स्ट है, यूपी इसमें लीडिंग स्टेट है। और अगर हम काओ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कैटल हमारे वेस्ट बंगाल में है, और सबसे ज्यादा बफेलो की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में। ओवरऑल लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, गोट की पॉपुलेशन राजस्थान में ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोकिंग इन अ हॉट वाटर वीकन्स एंड ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर बाय वे ऑफ ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच कंसीक्वेंटली प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द स्टार्ची ग्रेन्स, इसको क्या बोलते हैं? अगर आप स्टार्ची ग्रेन्स और ये सोकिंग इन द हीट वाटर आप समझ ही गए होंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, ताकि वो मैक्सिमम वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब करे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इसको पावर बॉइलिंग बोलेंगे कि जिलेटिलाइजेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अगर बार बार पॉलिश्ड राइस खाया जाता है? बार बार बासमती खाएंगे और बहुत ज्यादा जो पॉलिश्ड राइस है उनको खाएंगे तो क्या होगा? तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम बेरी बेरी बोलते हैं, विटामिन बी1, थायमिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नेम्स ऑफ व्हीट आर इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम के साथ कौन सा मैच नहीं है? मैक्रोनी व्हीट, ड्यूरम को कहा जाता है, कॉमन रेड व्हीट एस्टियम को कहा जाता है, इमर व्हीट ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को नहीं कहा जाता है, क्योंकि इमर व्हीट कहा जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम को। इंडियन ड्वार्फ व्हीट या फिर ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को ही कहा जाता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम एनकॉन व्हीट को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन बाय। तो बेसिकली जब जो प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन थी वो स्टार्ट की थी लीगन्स ने, और उन्होंने ही एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस भी दिया था। सी में नहीं नैप मत कीजिएगा क्योंकि वो डिफरेंट कंसेप्ट में आंसर आता है। Who conceptualized the management as the process of designing and maintaining an environment in which individual working together in the groups? तो ये किसने लेकर आई थी ये वाली पूरी की पूरी प्रोसेस को? तो ये नूब्स एंड विनरिच का ये कंसेप्ट है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही आए, बट कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट रहेंगे, वो बहुत इजी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये पता होना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट है ना। ये हमने 28 वाला, ये हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। देन ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, डैश इज एन अप्रोच व्हिच कंप्राइजेस ऑफ अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ एड्स एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन विद द पार्टिसिपेशन विलेज पीपल। तो यहीं से पता चल गया ये क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल ना। आप सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ ताकि सारे ऑप्शन ना पढ़ने पड़े और आप एक बार क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शंस क्या क्या दिए, और ऑप्शंस तो ठीक नहीं है, केवल पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, और यहाँ पे बात की जा रही है टेक्नोलॉजीज की जो स्पेसिफिकली फोकस की गई है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, और ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया जा सके। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि हु इंट्रोड्यूस द नॉइज एज अ एलिमेंट इन अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? शेनन एंड वीवर, सैक्रम, लीगन्स, बर्लो एंड द टाइलर। तो ये किसके मॉडल में ये है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो शेनन एंड वीवर का है, जिन्होंने नॉइज को कंसेप्चुलाइज किया था। श्रिम्प कल्चर, श्रिम्प कल्चर को बहुत अच्छे से याद रखना, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रिम्प कल्चर से, क्योंकि इसकी हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू भी ज्यादा, एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा कि कितना इसके लिए अमोनिया पैरामीटर होना चाहिए, लेस देन 2 ppm, 1 ppm, 3 ppm, लेस देन 4 ppm या 5? क्योंकि इसका पॉइंट में होता है तो लेस देन 1 ppm इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एस्चुरियन फिश कल्चर इज डिफाइंड एज अ कल्चर ऑफ फिश इन। एस्चुरियन फिश कल्चर किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह है जहां पे फ्रेश वाटर मेरीन वाटर के साथ मिलता है, मतलब समुद्र का पानी और नदी का पानी जहां पे मिलता है उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मरीन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर नहीं, फ्रेश वाटर पॉन्ड नहीं, एक्वेटिक मीडियम वेयर द फ्रेश एंड द मरीन वाटर गेट मिक्स टुगेदर, उसको हम बोलते हैं एस्चुरियन फिश कल्चर। ओके, Which of the following acid is used for the preservative in bread preparation? बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेथड along with the sorbic acid।
ये पूछा है कि कौन सा ब्रेड प्रिपरेशन मतलब बेकरी आइटम में कौन सा ज्यादा यूज होता है, तो जनरली हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के प्रिपरेशन में, बट आप देखेंगे जो बेकरी में ज्यादातर यूज होता है वो प्रोपियोनिक एसिड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो क्लियर पढ़िएगा, कई बार क्या होता है हम बहुत इजी क्वेश्चन को ना गलत पढ़ के आ जाता है। हम ये देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल, मॉन्ट मोरेलोनाइट मार दिया, सोचा भी नहीं, दूसरा क्या था नॉन दिखाई नहीं, हो जाता है ऐसा। ये मत बोलिएगा कि कैसे होता है, क्योंकि ये तो कई बार तभी हमको पता चलता है जब हम अपने पेपर को मिलाने बैठते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है AFO में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मटेरियल, ये इलाइट है। बाकी आप ये देखेंगे ये सारे के सारे कैसे हैं, एक्सपेंडिंग टाइप है। Which property of soil usually reflect the extent of leaching and weathering of soil? कौन सी ऐसी है प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शन दिया केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, बेस सैचुरेशन, एनायन एक्सचेंज या नन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बेस सैचुरेशन। तो बेस सैचुरेशन हमेशा बताता है किस चीज के लिए कि कितना एक्सटेंट होगा लीचिंग का और क्या वेदरिंग रहेगी। ओके, साइक्रोफाइल्स कैन सर्वाइव अप टू विच टेम्परेचर? साइक्रोफाइल्स कितने टेम्परेचर तक रह सकते हैं? ऑप्शन देखिए 5 to 10, लेस देन 10 या लेस देन 8, लेस देन 5 या फिर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमको एक्यूरेट आंसर देखना पड़ता है। अब आप कहेंगे जनरली क्या होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर या इवन कई बार हम ना 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर से कम वाले को सही मानते हैं। अब यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया कि 8 से कम मतलब उसके ऊपर नहीं, यहाँ पे भी बोल दिया लेस देन 5 मतलब उसके ऊपर नहीं, 5 to 10 मतलब रेंज हो गई है, तो इसके कम भी। तो यहाँ पे एक ब्रॉड आंसर यही है जिसमें लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। किस दिन हम नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? 23 दिसंबर को। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह जी की याद में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा कौन सा ह्यूमिक सब्सटेंस है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल अटैक के लिए? फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन, बोथ, बी एंड सी या नन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ह्यूमिन, लीस्ट वेदर्ड है, लीस्ट रेजिस्टेंट, या फिर जो मतलब लीस्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट ये है। अब देखिए सिमिलरली क्वेश्चन है, इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इन सॉइल नेट इमोबिलाइजेशन ऑफ कार्बन एंड फास्फोरस अकर्स व्हेन रेशियो इज। कई बार ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये ऑप्शन बहुत क्लियर नहीं है। देखिए आपको ना एग्जाम में भी बहुत क्लियर ऑप्शन आएंगे नहीं, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे बहुत डिस्क्रीट ऑप्शंस बना के चले और वहां पे आपको एम्बिगियस आंसर मिले, तो उससे हम समझ नहीं पाते कि आंसर कैसे करना। तो यहीं पे आप समझिए, देखो क्या होता है, आपको पता है कि नेट इमोबिलाइजेशन की कुछ नहीं होने वाला है, अब कोई एक्सचेंज नहीं होगा। किस रेशियो में होगा? CN रेशियो दिया है बेसिकली, लेस देन 200:1, 300:1, 200:400:1, 200:300:1 या फिर लेस देन 20। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे जो सबसे एप्ट आंसर है वो है ग्रेटर देन 300, क्योंकि 200 to 400 में तो अगेन उन्होंने लिमिट कर दिया कि इसके बीच में ही, 300 में तो उसके ऊपर कितना भी है तो इमोबिलाइजेशन ही रहेगा, है ना, तो वो कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन 300:1 इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंड्रोकेलामस स्ट्रिक्टस इज कॉमनली नोन एज। इसके बहुत सारे नेम है, मेल बेम्बू है, फीमेल बेम्बू है, और भी कुछ बेम्बू है। सॉलिड बेम्बू यहाँ पे करेक्ट नहीं, सॉरी फीमेल बेम्बू नहीं है, मेल बेम्बू एंड सॉलिड बेम्बू है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये क्या है? A एंड C इसका करेक्ट आंसर है। एग्रोफोरेस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा कैसे आते हैं। Similarly, eucalyptus leaves are an important source of essential oil which has some medicinal properties which contains। अब अगर इसमें दूसरा नेम इसका दिया होता ना तो आप सभी का आंसर सही हो जाता। तो सिनियोल को क्या बोलते हैं? आप देखेंगे यूकेलिप्टॉल इस टाइप का भी कुछ नेम है उसका। टर्पिन, अल्फा टर्पिनॉल, लिमनॉन, कार्बोन, एल्डिहाइड ये तो नहीं है। सिनियोल या फिर यूकेलिप्टॉल ये इसकी लीव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Then when the rain falls on any material on the ground having a sub-freezing temperature and freezes into sheet or coating ice, then it is known as, उसको हम फिर क्या कहते हैं? राइन, ग्लेज, हेल, स्लीट या फिर स्नो। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेज बोलते हैं, जब वो बिल्कुल सब फ्रीजिंग टेम्परेचर में सरफेस पे पड़ती है। तो अब ये तो इजी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा क्लाउड है विच आर फ्लैट बेस्ड, बेस उनका फ्लैट है, विद प्रोनाउंस्ड वर्टिकल थिकनेस और एक्सटेंड अपवर्ड एज अ डोम और कॉलीफ्लावर शेप। तो बेसिकली आपको पता है कि तीन ही टाइप के हमारे क्लाउड्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं सिरस जिनको हम रूई टाइप बोलते हैं, दूसरे होते हैं क्यूमुलस जिनको हम गोबी टाइप बोलते हैं, तीसरे होते हैं स्ट्रेटस जो लेयर्स में होते हैं। अब बाकी उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल पूछा है, तो यहाँ पे एक ही टाइप का पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? क्यूमुलस टाइप। ओके, सो ये क्यूमुलस टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं। Then prothoracic gland secretes a molting hormone which is
ये तो मोल्टिंग हार्मोन ही बोल दिया, उससे भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये कौन सा सही है, एक डायोसोम सही है जो कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड से रिलीज होता है। ड्रैगन फ्लाई डेंसिल फ्लाइज कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर हेमिप्टेरा, ओडोनाटा, ऑर्थोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा। करेक्ट आंसर इज ओडोनिटा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्रास होपर किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? One insect is benefited by living on or inside another insect without injuring the other is known as, उसको क्या बोलते हैं? एक इंसेक्ट रह रहा है दूसरे के अंदर बिना उसके किसी डिस्टरबेंस की, क्या उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं या फिर कमेंसलिज्म बोलते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? कमेंसलिज्म। हमने इसको क्लासिफाई किया था, आप देखा होगा प्लस 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 माइनस जैसे हम लिखते थे, एनसीईआरटी में भी हुआ करता था। ये कमेंसलिज्म इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्ट अकर इन सीवियर फॉर्म इन अ रीजन और लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर सीजन और टाइम ओनली, उसको क्या कहा जाता है? ओकेजनल नहीं, स्पोरेडिक आर मोर और लेस ओकेजनल, और परसिस्टेंट तो नहीं, एंडेमिक या फिर एपिडेमिक, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? एपिडेमिक, पर्टिकुलर रीजन में, सीवियर फॉर्म में। फिर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यॉक इन एन एग? किसी भी एग में यॉक का कितना परसेंटेज होता है? तो कितना परसेंटेज होता है? इट इज 30%, 30 to 33 या 35% तक भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास सुटेबल ऑप्शन है दैट इज 30%। करंट फ्राइज जो ब्रीड बनाई गई क्रॉस बिटवीन द थार पार्कर और एचएफ, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द करंट फ्राइज ब्रीड? किसने इसको बनाया है? तो करंट फ्राइज ने किसको बनाया है, मतलब करंट फ्राइज ब्रीड ने कहाँ बनी है? ये एनडीआरआई करनाल में। करनाल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, क्योंकि 3-4 इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे आईबीपीएस एफओ के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि करनाल में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एक बार आप भी सोचिएगा। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, कहाँ कब एस्टैब्लिश हुआ? अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, अब ये क्वेश्चन आ गया ना तो भी शायद सही हो पाएगा, क्योंकि ये तो इन्होंने इससे पूछा है, क्या पता कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का पूछ ले। तो जनरली पूछा जाता है कहाँ लोकेटेड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है। हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच काइंड ऑफ मेन्योर? ये भी लिटिल बिट डिफिकल्ट है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम किसकी मेन्योर में होता है? शीप, गोट, पोल्ट्री या कैटल या फिर हॉर्स? बट आप देखेंगे, आप थोड़ा सा कोरिलेट भी कर सकते हैं, पोल्ट्री की मेन्योर में सबसे ज्यादा कैल्शियम हमें मिलता है। फुट एंड माउथ डिजीज की जो वैक्सीन है ये शीप को कितने इंटरवल में दी जाती है? ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। फुट एंड माउथ डिजीज ये सभी में हो सकती है, मतलब सभी जितने भी कैटल टाइप के हैं ना। सो 6 मंथ के इंटरवल में इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है। जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। एनाफेज इज द फोर्थ फेज ऑफ मेटोसिस। फोर्थ फेज तो नहीं होती है, वन ऑफ द 4 फेजेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज फिर टीलोफेज होती है, तो फोर्थ फेज तो टीलोफेज होगी। The process that separates the duplicated genetic material carried in the nucleus of a parent cell into two identical daughter cell, the movement of chromosome at anaphase is associated with, मतलब जो ये ऊपर की लाइन लिखी है कोई कोरिलेशन नहीं है नीचे की लाइन से। यहाँ पे सिंपल से पूछा कि मूवमेंट जो क्रोमोसोम का एनाफेज में होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, टीलोमियर और ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो आप देखेंगे इसे सेंट्रोमियर से रिलेटेड है। टीलोमियर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंट्रोमियर में ही स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। Next question is stages through which a cell passes from one division to the next is called the cell cycle. Again, simple सी line है। Cell cycle is divided into two phases called interphase, a period of preparation, and the M phase. और ये पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, मतलब इस पूरे ऊपर की बात का कोई लॉजिक पीछे बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ कंटेक्स्ट बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है? मैंने आपको हमेशा बताया, लता जरा पानी दे दो। यहाँ पे जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस होती है। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है। डिप्लोटीन में चियास्मेटा फॉर्मेशन एंड टर्मिनाइजेशन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट आंसर हियर इज पैकाइटिन। डैश इज अ ब्रीडिंग प्रोसेस जहां पे अनरिलेटेड एनिमल ऑफ अ सेम स्पीसीज बट डिफरेंट ब्रीड्स आर मेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आउटब्रीड, जहां पे अनरिलेटेड एनिमल सेम स्पीसीज के ब्रीड किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट इज द रिचेस्ट आयरन कंटेंट। अब ये क्वेश्चन भी अगेन डिफिकल्ट है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कितनों को आता होगा। जिसको ये आंसर आता होगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट को इसका आंसर आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? वाटरमेलन में सबसे ज्यादा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग होते ही है, और आपको ये कल मिलेंगे ही मिलेंगे, परसों सॉरी। पंजेंसी इन रेडिश इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोथायोसाइनिन, ये सब आपको पता होगा। एक बार ये देखिएगा कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड किसका आंसर है और एलिसिन किसका आंसर है। मोर इंसिडेंस ऑफ फ्रूट क्रैकिंग इन द पोमोग्रेनेट टेक्स प्लेस इन विच सीजन? किस सीजन में सबसे ज्यादा फ्रूट क्रैकिंग होती है और उसका क्या रीजन है? आई थिंक पिछली बार जब सेशन हुआ था तो आपको सोनल मैम ने काफी अच्छे से बताया था। करेक्ट आंसर इज मृग बहार। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन आंवला? आंवला में कौन सी हम लोग ट्रेनिंग मेथड
यूज करते हैं। तो आंवला में आप देखेंगे तो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम यूज किया जाता है, बट मोर लेस आंवला तो ट्री है। तो ये आप मेरे को एक बार कंफर्म करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर क्वीन मॉरिशियस अदर वेराइटीज ऑफ, किसकी वेराइटीज हैं? दीज आर द वेराइटीज ऑफ पाइनएप्पल। ये किसकी वैरायटी है? पाइनएप्पल की। इस टाइप की जो सिटी के नेम पे रखी गई है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा छूट गया, ये कौन सा है? 24 क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रैंक है वो 10 है आउट ऑफ 310, और ये स्कोर है, यहाँ पे इतने क्वेश्चन करेक्ट हैं, इतने अटेम्प्टेड हैं, ये पूरी एक्यूरेसी यहाँ पे दी हुई है। बाकी आप इनको दोबारा से अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट हैं, आप आज इनको जरूर दीजिए, साथ साथ मिनी मॉक टेस्ट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना नहीं है, जो आपको आता है वो बेस्ट है। ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा होगा, दूसरा वो कर रहा होगा जो उसे आता है, आपको वो करना है जो आपको आता है। ओके, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, इस पूरे भरोसे के साथ जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना वर्क करता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।